फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य सोशल एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, ग्रामीण भारत में भूमि व्यवस्था एवं कृषक संरचना। मतलब कि हमारे जो भारत में ग्रामीण में जो भूमि व्यवस्था है, जो गांव में भूमि की जो व्यवस्था है, जो कर कैसे कर लिए जाते हैं, उसमें क्या क्या नियम थे या कैसी व्यवस्था थी, उस चीज़ों को हम लोग यहाँ समझेंगे। क्योंकि कृषक संबंधों को समझने के लिए सबसे पहले हमें भूमि व्यवस्था को समझना पड़ेगा। यहाँ अगर देखें कि कृषक संबंध जो है, कृषक संबंधों के बारे में जानने के लिए कृषक संबंधों की प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? हमें सबसे पहले भूमि व्यवस्था के बारे में जानना पड़ेगा कि भूमि व्यवस्था जिस तरह की होगी, क्योंकि जिस प्रकार की भूमि व्यवस्था होगी उसी प्रकार के कृषक संबंध होंगे। क्योंकि भूमि व्यवस्था पे कृषक संबंध डिपेंड करता है कि भूमि व्यवस्था कैसी है। अब यहाँ हम लोग देखें कि भूमि व्यवस्था का अर्थ क्या है, भूमि व्यवस्था का क्या अर्थ निकलता है। सबसे पहले देखें तो भूमि व्यवस्था में आपको आ जाता है कि भूमि का मालिक कौन है, भूमि का मालिक, प्लस दूसरे नंबर पे आपको आ जाएगा वास्तव में खेती कौन करता है, वास्तव में खेती कौन करता है, प्लस तीसरे नंबर पे आ जाएगा भूमि पे लगान की रीति क्या है, लगान की रीति क्या है। मतलब कि किस तरीके से जो कर लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे भूमि पे, उस चीज को पूरी व्यवस्था, ये जो तीनों चीज मिला के क्या होता है, भूमि व्यवस्था बनती है। जैसे सबसे पहले इसमें आपको यहाँ अगर इस तरफ देखें हम लोग, तो सबसे पहले क्या हो गया कि भूमि का स्वामी कौन है, स्वामित्व कौन है, इसके बारे में हम लोग जानना है। भूमि व्यवस्था में स्वामित्व की चर्चा होती है एक नंबर पे। दूसरा अधिकार, कि वास्तव में किसके अधिकार में भूमि है, कौन भूमि को जोत रहा है। तीसरा आपको आ जाता है यहाँ दायित्व, कि अगर आपने जो अनाज उगाए, भूमि का जो उपयोग कर रहे हैं, उससे आपके क्या दायित्व बनते हैं सरकार के प्रति और उन्हें आपको कैसे पूरा करना है। इन चीजों को मिलाकर भूमि व्यवस्था बनती है। ये तीनों चीज मिलकर क्या होता है कि ये तीनों चीज मिलकर क्या होता है, भूमि व्यवस्था का निर्माण होता है। इसे ही भूमि व्यवस्था कहते हैं। भूमि व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या देखा कि भूमि का मालिक कौन है, भूमि पे वास्तव में कौन खेती करता है, कौन जोत करता है, और तीसरा क्या है, भूमि पर लगान की रीति क्या है, मतलब भूमि पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, जो कर लगाए जाते हैं, वो किस तरीके का है। इस चीज को ही भूमि व्यवस्था कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए कि भूमि व्यवस्था कब कब कैसी रही है। अब हम लोग यहाँ देखें कि कब कब किस समय किस तरह की भूमि व्यवस्था रही है। इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक मुख्य रूप से ले लें, ब्रिटिश साम्राज्य ज्यादा समय रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ इसको मुख्य बिंदु समझ लें कि ब्रिटिश समय के क्या रहा ब्रिटिश राज में। तो उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले राजा महाराजा रहते थे, जिनके समय में भी भूमि व्यवस्था कुछ रही होगी, और ब्रिटिश काल के दौरान भी जो कृषि की व्यवस्था रही होगी उसका हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो पहले क्या था, पहले राजा थे, राजा लोग भूमि पर कर लिया करते थे, और वो कर कितना लेते थे, पूरी फसल का वो 1/3 या 1/6 हिस्सा लेते थे। पूरी फसल का 1/3 या 1/6 हिस्सा राजा लोग भूस्वामी से टैक्स के रूप में, कर के रूप में लेते थे। और ये क्या होता है, भूमि पर जो बोता था, बोने वाला या जोतने वाला, वो भूमि का स्वामी होता था। क्या है कि जमीन क्या है, वो जो उस पे खेती करते थे उन लोगों की ही जमीन होती थी, वो उसके मालिक होते थे, लेकिन बस उन्हें अपनी फसल के 1/3 या 1/6 हिस्सा सरकार को कर के रूप में देना होता था। अब यहाँ ब्रिटिश काल के दौरान कई तरह की भूमि व्यवस्थाएं आई, जिसमें मुख्य रूप से हम 3 व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे। 3 भूमि व्यवस्था की चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें, रैजम, ये एक बार आपको क्वेश्चन भी आ चुका है
नेट में ये पूछा जा चुका है कि इनका व्यवस्थित क्रम लगाना था, और इनके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये क्या है, इसको हम लोग याद करेंगे रैजम। रै से रैयतवाड़ी व्यवस्था, ज से जमींदारी व्यवस्था, म से महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये 3 व्यवस्थाएं मुख्य रूप से ब्रिटिश काल के दौरान रही हैं, जिनका हम लोग यहाँ आज अध्ययन करेंगे। यहाँ हम लोग भूमि व्यवस्था के अंतर्गत अब देखते हैं रैजम, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। इस तीनों के बारे में, तीनों व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, पूरी जो भूमि व्यवस्था थी उसका 52%, भारत में जो भूमि व्यवस्था थी उसका 52% भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और जमींदारी व्यवस्था क्या है, 40% थी। बाकी जो अन्य व्यवस्थाएं थी वो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब यहाँ हम लोग देखें कि सबसे पहले क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। 1792 में थॉमस मुनरो जो एक ब्रिटिश शासक थे, उनके थॉमस मुनरो ने 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था को शुरू किया और 1833 में महालवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई। अब इसको हम लोग देखें कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो सबसे पहले मद्रास में शुरू हुई और महालवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आगरा व अवध में शुरू हुई। नेक्स्ट अब आगे देखें कि भूस्वामी का सरकार से सीधा संबंध था। क्या था कि जो भूमि के स्वामी होते थे वो डायरेक्ट सरकार को, राज्य को कर देते थे, क्योंकि उनकी जो भूमि थी वो रजिस्टर्ड थी, इसलिए उन्हें रैयत बोलते थे उस समय। इसलिए इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। और जब तक वो सरकार को कर देते रहेंगे तब तक वो भूमि के स्वामी बने रहते थे। वो ये क्या है कि भूमि जोतने वाला स्वामी होता था, वो अपनी भूमि के मालिक होते थे, वो उसका स्थानांतरण कर सकते थे, उसका क्रय विक्रय कर सकते थे, लेकिन उन्हें समय पे बस कर देना रहता था। वहीं दूसरे में देखें जमींदारी व्यवस्था में क्या है कि जमींदार सरकार और कृषक के मध्यस्थ थे। जो जमींदार लोग थे वो कृषक और जो सरकार है उसके बीच के बिचौलिए के वो काम करते थे। वो जमींदारों से कर लेते थे और तब जाके वो सरकार को देते थे। भूमि जोतने वाले का स्वामित्व नहीं होता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय क्या किया था कि पूरी जो जमीन थी वो जमींदारों को दे दी थी और जमींदार अपने इच्छा अनुसार लोगों से कर ले सकते थे और अपने इच्छा अनुसार लोगों को भूमि देते थे जोतने के लिए। तो यहाँ क्या है कि भूमि का स्वामी कृषक न होकर वो जमींदार होता था। यहाँ देखें कि महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, कमीशन आधारित था कि कोई एक व्यक्ति था, उसे सरकार से कमीशन मिलता था, उसके बेस पे वो लोगों से कर लेता था। वो क्या है, गांव को लंबरदार, उसे कहते हैं गांव का लंबरदार जो था वो लोगों से कर लेता था और उसे सरकार से बस कमीशन मिलता था। यहाँ अब देखें कि मालगुजारी के रूप में क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि महाल का अर्थ होता है गाँव। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हम लोग यहाँ देखें भूमि जोतने वाला जो होता है वो खुद अपनी भूमि का स्वामी होता है, लेकिन जमींदारी व्यवस्था में क्या होता है कि वो जमीन का स्वामी कृषक नहीं होता है, जमींदार होते हैं। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है कि भूमि का स्वामित्व संयुक्त रूप से समस्त गाँव का रहता है, कि मतलब जो जमीनें हैं वहाँ की जो जिसपे वो लोग फसल करते हैं, खेती करते हैं, उस पर समस्त गांव का अधिकार होता था। जो भूस्वामी होते थे वो लोग पूरे एक गांव के पूरे भूस्वामी मिलकर सरकार को कर देते थे, वही इसे महालवाड़ी कहते हैं, इसलिए इसे महालवाड़ी कहते हैं। मालगुजारी के रूप में देखें तो 20 से 30 वर्ष पश्चात भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार तय किया जाता था। एक बार जो कर तय कर दिया गया उसको फिर 20 से 30 वर्ष बाद उसमें संशोधन किया जाता था, देखा जाता था कि मिट्टी की में कितनी उर्वरा शक्ति बची है, कितना वो उपज करने लायक है, उसके अनुसार बाकी आगे का कर तय किया जाता था। और ये जमींदारी व्यवस्था में क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त था, जमींदार के ऊपर डिपेंड था, इसलिए वो अपनी लाभ के लिए इसे फिक्स कर दिया था। यहाँ देखें महालवाड़ी में क्या है, मालगुजारी 1 वर्ष के लिए तय थी, मतलब कि जो उन्हें कर देना होता था, जो टैक्स देना होता था वो 1 वर्ष के लिए फिक्स थी, फिर अगले साल उन्हें कुछ सरकार के जो नए नियम आएंगे उसके अनुसार उनको काम करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। ये हो गए भूमि की व्यवस्था, क्योंकि हम लोग जब तक भूमि व्यवस्था को नहीं समझेंगे तब तक कृषक संबंध नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए भूमि का जो स्वामी कोई और है, जोतता कोई और है, मालिक कोई और है, टैक्स कोई और लेता है, इसलिए हमें जो संबंध है कृषक के उसको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ भूमि व्यवस्था को समझा। तो ये रहा आपका रैजम, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। धन्यवाद, थैंक यू।